हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90% आर्मी। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं ईआईडी पेरी इंडिया लिमिटेड का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो मेरी 5 स्टार एनालिसिस सीरीज़ का एक पार्ट है। तो अगर आपने इसके बाकी वीडियोस अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। और आगे की वीडियोस मिस ना करने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि एक भी वीडियोस की शानदार सीरीज़ की आपसे मिस ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी जो कि मुरुगप्पा ग्रुप का भी एक पार्ट है। मुरुगप्पा ग्रुप जो कि चेन्नई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट है, ये डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में डील करती है, लेकिन इसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो शुगर बिजनेस से आता है। शुगर बिजनेस में डील करती है और इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स बनाती है और न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे बेहतरीन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं सीधा अपने दूसरे पॉइंट पे चलूँगा, फिगर्स पे आपको लेके चलूँगा। तो इसका मार्केट कैप है 5088 करोड़ का। एज ऑन 8 सितंबर 2020 इसका करेंट प्राइस है 287 रुपीज़ 60 पैसे। इसका 52 वीक हाई है 315 रुपीज़ और 52 वीक लो है 100 रुपीज़। इसका बुक वैल्यू है 198.85 रुपीज़, जिसका मतलब ये है कि आपको ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 1.45 ज़्यादा वैल्यूएशन में मिल रहा है। इसका स्टॉक पी है 9.69 रुपीज़ और इसका इंडस्ट्री पी है 10.23 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 1.04% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू 21.07%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.10% और सेल्स ग्रोथ 5.98%। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.24 है। थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन इसका बिजनेस है हाई फिक्स्ड कैपिटल डिमांड करता है, तो उसके लिए डेब्ट कंपनी को लेना ज़रूरी पड़ जाता है ग्रो करने के लिए। इसका पैग रेशियो 0.29 का है और ईवी EBITDA 4.08 का है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो छोड़ के बाकी सारी फिगर्स हमको अच्छे देखने को मिले हैं। यहाँ पे देखिए इसका अर्निंग से 20.90% है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन फिगर्स देखने को मिले। ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री, बेसिकली एक शुगर इंडस्ट्री जो साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है उसमें डील करता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर, पिछले साल जून 2019 क्वार्टर से इस साल जून 2020 क्वार्टर में, तो 32% इसने ग्रो किया है। और बाकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाऊं तो एक एवरेज कंपनी जैसा इसने ग्रो किया है। ठीक ठाक इसने सेल्स ग्रोथ करी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो मटेरियल कॉस्ट है यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी इसको कम कर रही है और इसने काफ़ी हद तक कम कर भी चुका है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसने एम्प्लॉय कॉस्ट 1% से बढ़ाया है 2 सालों में और अदर कॉस्ट को कम किया है 1 साल पहले। तो ये सब अच्छी बात है और जाहिर सी बात है फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा बढ़ जाएगा 8%, 9%, फिर 11% और ट्रेलिंग 12 मंथ का 12% दिख रहा है। तो अच्छी फेयर देखने को मिले यहाँ पे। बैलेंस शीट में आपको दिखाऊंगा तो बैलेंस शीट एक जो नॉर्मल कंपनी को हमको देखने को मिलते हैं जो कि हाई कैपिटल इंडस्ट्री में डील करता है, वैसा ही बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हमको वैसा ही देखने को मिल रहा है। आप शेयर कैपिटल देखिए, शेयर कैपिटल एकदम कांस्टेंट रहा है 17 करोड़ 18 करोड़ पे। फिर इसने रिजर्व्स हर साल बढ़ाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाए हैं और बोरोविंग्स भी उसी हिसाब से बढ़ी है। बोरोविंग्स पे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि इस पर आपको ध्यान देने लायक क्या चीज़ें हैं, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहले हम बाकी सब चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए कैश फ्लो फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इसका 1400 करोड़ 1500 करोड़ 2000 करोड़ तक आ जाता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस के कारण उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाता है। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको दिखाऊँ तो इसके फिक्स्ड एसेट कंपनी हर साल 200-300 करोड़ का कुछ ना कुछ परचेज करती है। इन्वेस्टमेंट में पहले बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट्स में इसका डील होता था ट्रेडिंग, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट परचेज इन्वेस्टमेंट सोल्ड में उतना अमाउंट नहीं रहता है और अपने ये सब्सिडरीज में इन्वेस्ट करती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा, ये पॉइंट आपके ध्यान देने लायक है, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स। यहाँ पे देखिए इसने हर साल काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट पे बोरोविंग्स रीपेमेंट करने का ट्राई किया है। ये तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कंपनी के लिए किसी हाई कैपिटल इंडस्ट्री जिस पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है उसके लिए इससे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं हो सकती है कि उसने बोरोविंग्स रीपेमेंट करने का ट्राई किया है। इंटरेस्ट पे करती है वो तो आपको दिखेगा ही, डिविडेंड्स भी कंपनी लगातार पे करती है। तो ये देखिए ये पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस ट्रेंड में जा रहा है ये। इस साल मार्च 2018 वाले साल में देखिए 251 करोड़ पे किया है, उसके बाद अगले साल 469 करोड़ पे किया है, उसके अगले साल 1550 करोड़ पे किया है। तो अगर इस ट्रेंड में चलते रहेगा तो धीरे धीरे कंपनी अपना डेट बहुत ज़्यादा कम कर देगी और ये काफ़ी ज़्यादा सारे पॉजिटिव्स वाला अच्छा स्टॉक बन जाएगा। अब मैं सीधा अपने तीसरे पॉइंट पे चलूँगा, मैनेजमेंट एनालिसिस में। मैनेजमेंट में आपको बहुत सारे प्रमोटर्स यहाँ पे लिस्ट में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इसके मेन प्रमोटर्स है अम्बाडी इन्वेस्टमेंट और अम्बाडी एंटरप्राइजेस, इसमें मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है। FII ने अपना स्टेक कांस्टेंट रखा हुआ है। DII ने 4 क्वार्टर पहले से स्टेक 4-5 क्वार्टर पहले से अपना स्टेक कम कर रहा था, लेकिन अभी इसने 2 क्वार्टर से अपना स्टेक बढ़ाया है। तो न्यूट्रल न्यूज़ रहेगा और ज़्यादा इसमें कुछ एनालिसिस करने के लिए नहीं था। अब मैं अपने चौथे पॉइंट पे चलूँगा, इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस में। तो इसकी जो इंडस्ट्री है ये इस पर हमको जज करना फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ इसके शुगर बिजनेस को जज कर रहा है
और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू दिख जाएगा क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है और हम लोग सिर्फ शुगर इंडस्ट्री, बाकी कंपनीज कई सारी ऐसी हैं जो कि सिर्फ शुगर बिजनेस में डील करती हैं। तो ये फेयर वैल्यूएशन, फेयर कंपैरिजन तो नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर ऐसा हम देखें तो ये अपने पीयर से ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्री जो इसकी है शुगर्स की, इसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा रियलाइजेशन ला देता है और अच्छे सेल्स हो जाते हैं इसके। और कंपनी ने अचानक से इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स का बिजनेस चालू किया था। कंपनी ने देखा कि कोरोना वायरस के टाइम पे सैनिटाइजर्स का डिमांड इतना ज़्यादा है, तो उसने अचानक से हाथ भी मार लिया और इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स बनाना चालू कर दी, जिसके कारण कंपनी को सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स भी हो चुके हैं। और अगर ध्यान देने लायक बताऊं मैं आपको, तो ये जो अपनी नए चीज़ में डाइवर्सिफाई कर रहा है न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसमें ये एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। और इसमें ध्यान देने लायक बात ये है कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, बाकी आप दवाइयों को देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा US FDA अप्रूवल्स वगैरह लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। लेकिन जो ये फार्मास्यूटिकल ये कमोडिटी है न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा कंपनीज भी जो रहती हैं वो अपना प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए लो क्वालिटी न्यूट्रास्यूटिकल्स बना के अपना हाई मार्जिन रख के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता EID पैरी एक ऐसी कंपनी है। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इसमें ग्रो करना कितना ज़्यादा आसान है और ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे भी एक और ये पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला है। तो मैं अपना 5 स्टार एनालिसिस में इसको रेटिंग दे देता हूँ। उसके बाद हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे जाएंगे, जिसके देखे बिना वीडियो बंद मत करिएगा। तो मैं कंपनी को दूंगा 0.75 स्टार, इसके फिगर्स को मैं दूंगा 1 स्टार, मैनेजमेंट को मैं दूंगा 0.75 स्टार। इंडस्ट्री एंड पीयर्स में ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसको इसमें भी मैं दूंगा 1 स्टार। ओपिनियन बाय शेयर होल्ड में मैं अपने ओपिनियन में इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दूंगा, ये मेरा ओपिनियन है, और इसको 1 स्टार दूंगा। अब मैं इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको दिखाऊँ तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू प्रोफाइल। इसको शुगर बिजनेस से अपना रेवेन्यू आता है, इसको इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स पे इसका रेवेन्यू आता है, और तीसरा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है यहाँ से इसको रेवेन्यू आता है, तो इसका डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू प्रोफाइल है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ये मुर्गप्पा कॉन्ग्लोमरेट का पार्ट है। 36,900 करोड़ की कॉन्ग्लोमरेट जो है मुर्गप्पा, उसका सब्सिडरी है ये EID पैरी, तो इसको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तीसरा जो है इथेनॉल सैनिटाइजर्स की डिमांड, इथेनॉल सैनिटाइजर्स की डिमांड ग्लोबली बढ़ रही है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा पॉइंट है 350 करोड़ का केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने प्लान किया है कि ये जो 350 करोड़ ये कंपनी अपना देने वाली है, उसमें ये नई इथेनॉल फैसिलिटीज़ को डेवलप करेगा और अपने पुराने प्लांट्स को मॉडर्नाइज करेगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री बनने वाला है। $80 बिलियन का ग्लोबल वैल्यूएशन इसको, इस इंडस्ट्री को पहले ही मिल चुका है, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से ग्रो करने वाला है। और अब मैं नेगेटिव्स पे जाऊँ तो इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका एक सब्सिडरी है PSR IPL, जो कि मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा। ये कंपनी जो इसकी सब्सिडरी है ये ब्राज़ील से अपना रॉ मटेरियल खरीदती है और मैन्युफैक्चर करके वापस इसको पूरे दुनिया भर में बेचती है। तो पिछले साल ब्राज़ील में इसको रॉ मटेरियल थोड़ा महंगे में मिल गया, तो इसका थोड़ा नुकसान हो गया था और 89 करोड़ का इसको नेट लॉस हुआ था। तो जो ये नेट लॉस हुआ था वो भी इसकी सब्सिडरी है, तो इसी को देना पड़ा था EID पैरी को। तो ये फालतू के खर्चे हो गए थे कंपनी के लिए, ये नेगेटिव पॉइंट था। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा तो कांस्टेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को मिलता है MSP 31 रुपये किलो है, ये कांस्टेंट रह रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो ये भी अगर इसमें कुछ फ्लक्चुएशन होगा तो कंपनी के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के लिए भी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके इंटरनेशनल शुगर रियलाइजेशन है वो कम हो रहे हैं, ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। चौथा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है वो 20 से 25% तक कम होने वाली है। अब मैं थोड़ा इसमें डिटेल में जाऊँगा कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल डिमांड आप देखिए, मेरा एक दोस्त है जो जैम बनाता है, जैम या कुछ भी मिठाई वगैरह बनाता है, तो उसको शुगर का ज़रूरत पड़ेगा और मैं शुगर बनाता हूँ, तो वो मेरे से डील कर लेगा। वो बोलेगा कि मेरे यहाँ तुम महीने में 10 बोरी भेज देना, मैं तुमको महीने का इतने पैसे दे दूँगा। तो मैं क्या होगा, मैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया, मैं EID पैरी हो गया, और वो मिठाई बनाने वाला आदमी कौन हो गया, वो इंस्टीट्यूशनल डिमांड हो गया मेरे लिए। तो आप देखेंगे कि ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसका डिमांड अभी कोरोना वायरस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, इस कारण से इसका जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है ऑफकोर्स जाहिर सी बात है वो भी कम होगा, तो 20 से 25% तक फॉल देखने को मिल सकता है इसमें, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए, तो बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इसकी एक भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंदीदा कंपनी के बारे में एनालिसिस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर।